बायोलॉजी में आज का पहला सवाल है। आज का पहला क्वेश्चन बायोलॉजी में है, क्या है? आज का पहला क्वेश्चन बायोलॉजी में है कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है? निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है? निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? कौन अंडा देता है, सीधे बच्चा नहीं देता? बहुत बढ़िया। करा एकेडीना, कंगारू, शाही और व्हेल। हम लोग विचार यह करते हैं कि एकेडीना जो है और प्लेटिपस, अंडा देने वाला स्तनधारी प्राणी में दो ही है, याद रखना है। स्तनधारी तो दूध देता है, याद रखिएगा, लेकिन दो ऐसा प्राणी है जो अंडा और दूध दोनों देता है, याद रखिएगा। एक प्लेटिपस है और दूसरा एकेडीना। पहला प्लेटिपस, PLATIPUS प्लेटिपस, और दूसरा एकेडीना। प्लेटिपस और एकेडीना अंडा देता है, याद रखिएगा, सीधे बच्चा नहीं देगा, ध्यान में रखना है। क्या देगा? अंडा। कौन? एकेडीना। जबकि कंगारू क्या है? कंगारू स्तनधारी प्राणी है। ये क्या है? ये बच्चा देता है, याद रखिएगा। कंगारू क्या करता है? बच्चा देता है, इसे ध्यान में रखेंगे। शाही, ये शाही जो है ये आपको स्तनधारी प्राणी है, याद रखिएगा। और ये इसके बच्चे को क्या बोला जाता है? शावक, याद रखना है। मां के साथ मात्र 6 सप्ताह रहता है और बाद में फिर वो स्वतंत्र हो जाता है। उसके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि वो आसानी से वो जी सकता है। हमारा क्वेश्चन पेपर आ गया सूरज कुमार के माध्यम से, बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा कि शाही जो है हमारा ऑलरेडी स्तनधारी प्राणी है और ये भी बच्चा देता है। वेल क्या है? वेल स्तनधारी प्राणी है और ये बच्चा देता है, अंडा नहीं देता, याद रखिएगा। तो इसमें से दो ही ऐसा स्तनधारी प्राणी है जो दूध और अंडा दोनों देता है, याद रखिएगा। अंडा देने वाला स्तनधारी प्राणी मात्र दो। कौन कौन? एक एकेडीना और दूसरा प्लेटिपस। लिख लीजिएगा, प्लेटिपस मतलब बत्तख, याद रखेंगे। तो एकेडीना और प्लेटिपस जो है दो ऐसा जीव जो बच्चा नहीं अंडा देता है। स्तनधारी प्राणी का मतलब यहां समझ जाइए, जिसका ब्लड गर्म हो और बच्चा पैदा करता हो, जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड हो, दूध देता हो, उसे स्तनधारी प्राणी कहेंगे। तो पहला क्लियर हो गया आपका कि एकेडीना और प्लेटिपस दोनों क्या देगा? अंडा देगा, बच्चा नहीं। जबकि कंगारू, व्हेल, शाही, ये सारा क्या देता है? बच्चा देता है, याद रखेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 40 का 401 का एकेडीना। साइंस में सबसे पहला हमने बायोलॉजी लिया है क्योंकि जीवन से संबंधित है और इसमें बहुत सारा चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो इसका उत्तर हो गया एकेडीना। हो सकता है एकेडीना की जगह पर प्लेटिपस रहता, वो भी सही उत्तर होता, याद रखिएगा। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 401 का एकेडीना। और आप जानते हो, पूछेगा कि जो बच्चा पैदा करता है, यानी कि जो बच्चा देता है,
उसे हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, तो भेवी पेरस बोलते हैं। और जो अंडा देता है उसको क्या बोलते हैं, ओभी पेरस। याद रखिएगा, जो बच्चा देता है स्तनधारी प्राणी उसे हम भिवी पेरस कहेंगे, और जो अंडा देता है उसे हम ओभी पेरस कहेंगे। एक और ध्यान में रखना है, जो बच्चा देता है उसका कान पूरा विकसित होगा, ध्यान में रखिएगा। जो ईयर होगा वो वेल डेवलप होगा। और जो ओभी पेरस होता है, जो अंडा देता है स्तनधारी प्राणी, उसका कान अविकसित होता है। ईयर क्या होता है, नॉन डेवलप होता है, अनडेवलप होता है, याद रखिएगा। तो ओभी पेरस का एग्जांपल और हम ले सकते हैं। अभी हमने देखा ओभी पेरस एकेडिना हो गया, प्लेटिपस हो गया, पक्षी हो गया, सांप हो गया, मछली हो गया, कीड़ा हो गया, मेढक हो गया। ये सारे क्या करता है, अंडा देता है, याद रखिएगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ओभी पेरस बोलेंगे, ध्यान में रखना है। और जो बच्चा देगा उसको भिवी पेरस बोलेंगे, ये भी ध्यान में आप रखेंगे। आप कहेंगे कि एकेडिना प्लेटिपस कहां पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, ये न्यूजीलैंड में पाया जाएगा, तो अब आपका क्लियर हो गया होगा कि भिवी पेरस क्या है, ओभी पेरस क्या है, स्तनधारी प्राणी के क्या लक्षण हैं, और ओभी पेरस और भिवी पेरस का क्या लक्षण है। ये सारा आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 402। 402, तालाब और कुओं में निम्नलिखित किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, तालाब और कुआं क्या होता है, पानी वाला इलाका है, और वहां पर क्या होता है, मच्छर ऑलरेडी वहां लार्वा डेवलप करता है। मच्छर क्या लार्वा डेवलप करेगा, और इसी लार्वा को क्या करता है, इसी लार्वा को ऑलरेडी वो मछली खा जाती है। इसलिए उस मछली को छोड़ा जाता है मच्छर को कंट्रोल करने के लिए। वो मछली कौन है, तो उसे गैम्बूजिया फिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैम्बूजिया फिश। ये मादा मछली है, याद रखिएगा। गैम्बूजिया फिश का मतलब होता है मच्छर मछली। मच्छर, गैम्बूजिया मतलब क्या, मच्छर, और फिश का मतलब क्या, मछली। तो इसको मछली, ये मच्छर मछली कहा जाता है, याद रखिएगा। तो तालाब और कुआं में हम मच्छर को नियंत्रित करने के लिए उसके लार्वा पे ही हम अटैक करते हैं, और उस लार्वा को खाने वाला जो मछली है वो गैम्बूजिया फिश है। ये अधिकतर यूएसए में आप देखिएगा इसको उपयोग में लाया जाता है, अमेरिका में, ध्यान में रखेंगे। और तो मच्छर के लार्वा को कौन खाएगा, गैम्बूजिया फिश। एकदम क्लियर है। इसमें केकड़ा का भी चर्चा आया है। तो केकड़ा क्या है, एक चपड़ा और गोल एक प्रकार से जीव है, और ये आर्थ्रोपोडा फाइलम का है, याद रखिएगा। ये डॉग फिश क्या है जी, डॉग फिश जो है कुत्ता मुंह वाला मछली होता है। एक ऐसा मछली जिसका मुंह जो होगा कुत्ता टाइप का, डॉग टाइप का, इसलिए इसे डॉग फिश कहा जाता है। ये उत्तरी प्रशांत और अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। डॉग फिश याद रखना है। और घोघा क्या होता है, ग्रुप में फोटो भेजे। और घोघा क्या होता है, घोघा जो होता है वो ऑलरेडी स्नेल होता है, SNAIL, स्नेल। स्नेल मतलब क्या, घोंघा।
शरीर के ऊपर देखिएगा इसका खोल जैसा पार्ट होगा, हल्का कड़ापन भाग, याद रखिएगा। तो ये घोघा कभी कभी फसल को भी नुकसान पहुंचा देता है, याद रखिएगा। तो घोघा नहीं होगा, डॉगफिश नहीं होगा, केकड़ा नहीं होगा, होगा का गैम्बूजिया फिश होगा। तो 402 का उत्तर हो गया सी, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 403। 403 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कौन सा एक, क्वेश्चन ऊपर उठाइए, कौन सा एक कपी नहीं है? कपी का मतलब क्या? एप्स, APES, एप्स। एप्स मतलब क्या? कपी, याद रखेंगे। एप्स नहीं, एप्स। तो कौन सा कपी नहीं है, याद रखेंगे। मतलब कपी का क्या लक्षण है? कपी का लक्षण है कि इसको पूछ नहीं होता है ना। और कपी का रीढ़ जो है ऑलरेडी बंदर से छोटा होता है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसमें साइनस डेवलप होता है। साइनस एक नाक का पार्ट है, याद रखिएगा। तो साइनस इसमें डेवलप होता है। तो कौन सा कपी नहीं है? गिबन। ये गिबन पहला क्या है? गिबन। तो ये गिबन क्या है? ये गिबन तो छोटा बानर हो गया। गिबन क्या है? छोटा बानर, याद रखिएगा। गिबन क्या है? छोटा बानर, याद रखेंगे। गिबन क्या है? छोटा बानर। दूसरा गोरिल्ला। ये गोरिल्ला क्या है? तो ये विशाल बानर है। बड़ा बानर को क्या बोलेंगे? गोरिल्ला। इसमें काफी बुद्धिमान होता है ये गोरिल्ला, याद रखिएगा। इसका सिर बड़ा होगा और अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में पाया जाता है, याद रखिएगा। अफ्रीका में पाया जाता है और इसको भी पूछ नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। इसे भी पूछ नहीं होता है। इसका मतलब, और एक और है लंगूर। लंगूर जो होता है वो ऑलरेडी एक प्रकार से बानर, हनुमान। लंगूर का क्या? सिर और जबड़ा होगा बंदर जैसा। अब पूंछ क्या होगा? लंबा। पूंछ क्या होगा? लंबा। और इसका धड़ जो होगा मानव जैसा। शरीर का जो ट्रंक है, ट्रंक पार्ट है, वो होगा मानव जैसा, याद रखिएगा। तो उसी को लंगूर बोला जाता है। तो क्या होता है? ऑलरेडी पूंछ होता है इसमें। इसमें पूंछ होगा, याद रखिएगा। लंगूर को क्या है? पूंछ होता है, ध्यान में रखेंगे। जबकि गिब्बन, गोरिल्ला, ओरंगउटन को पूंछ नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। तो लंगूर क्या होगा? कपी नहीं है। जबकि गिबॉन, गोरिल्ला और ओरंगउटन क्या है? ये कपी है, याद रखिएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? लंगूर। उत्तर क्या होगा? लंगूर, याद रखिएगा। जिसका सिर जबड़ा बंदर जैसा हो, पूंछ लंबा हो और धड़ इसका मानव जैसा हो। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लंगूर, याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा लंगूर। इसे ध्यान में रखना है। ओरंगउटन के बारे में जान लीजिए। ओरंगउटन एशिया का वनमानुष है, याद रखिएगा। सर्वाधिक बुद्धिमान होता है। पूछेगा ओरंगउटन कहां पाया जाता है, तो इंडोनेशिया में आपको पाया जाएगा, मलेशिया में पाया जाएगा। ओरंगउटन का मतलब हो गया जंगल का मनुष्य। मनुष्य जैसा दिखेगा लेकिन कहां रहता है? जंगल में, याद रखिएगा। इस प्रकार से गिबन, गोरिल्ला, ओरंगउटन तीनों कपी है, लेकिन लंगूर कपी नहीं है, क्योंकि लंगूर का पूंछ होता है और कपी का पूंछ नहीं होता है।
तो गिवन गोरिल्ला ओरेंगुटन तीनों का ऑलरेडी पूछ नहीं है, और लंगूर का पूछ है, इसीलिए टेल है, इसीलिए लंगूर कपी नहीं है। 403 का सी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 404। 404 कहता है कि मानव शरीर में लीवर फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर में लीवर फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए, बिल्कुल सही है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और ऑलरेडी जितने सारे शरीर में हमारा लिपिड होता है उसको पचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लीवर जब यदि हमारा खराब रहता है, डैमेज होता है, तो क्या होता है, हमारा फैट पच नहीं पाता है और शरीर क्या हो जाता है, थुलथुला हो जाता है। तो पहला बिल्कुल सही। दूसरा, लीवर दो महत्वपूर्ण पाचक वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। लीवर क्या करता है, वाइल का उत्पादन करेगा। पीत का उत्पादन कहां होगा, पीत कहां बनेगा, लीवर में। और जमा कहां होगा, पित्ताशय में, जिसे हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। और ये पीत क्या करता है, भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है, ध्यान में रखना है। पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और लीवर में दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम होता है। लीवर में दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। लीवर क्या करेगा, प्रोटीन को भी पचाता है और वसा को भी पचाता है, याद रखिएगा, फैट को भी पचाएगा। और ये सारा एंजाइम जो होता है बॉडी में सेल को बढ़िया से मरम्मत करता है, सेल के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, याद रखिएगा। और इससे क्या होता है, यदि सेल बढ़िया होगा, बॉडी का डेवलपमेंट बढ़िया होगा, तो मांसपेशी का विकास होगा, हमारा नर्वस सिस्टम बढ़िया काम करेगा। जो बॉडी का टॉक्सिन है, जहरीला पदार्थ, वो शरीर से आसानी से बाहर निकलेगा। इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, याद रखना है। इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखेंगे। अब कह रहा है यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम प्राप्त करता है। नो, ऑलरेडी दो एंजाइम तो रिलीज करता है, ये तो तय है, लेकिन उसी में एक ही वसा पाचक होता है, दूसरा प्रोटीन पाचक होता है, याद रखिएगा। एक लाइपेज होता है और दूसरा प्रोटीएज होता है। लाइपेज होगा, प्रोटीएज होगा, तो उसमें तो प्रोटीन पाचक भी एंजाइम है। इस आधार पर पहला पूरी तरह सही है और दूसरा गलत है, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑलरेडी सी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सी, याद रखिएगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। किसका, तो क्वेश्चन नंबर 404।
404 का हो जाएगा सी, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल हमारा जो है 405, क्वेश्चन नंबर 405, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 405 कहता निम्नलिखित में से कौन सा कीटहारी पादप है, पीचर प्लांट है। कौन सा कीटहारी पादप है, पीचर प्लांट है। पीचर प्लांट की बात कर रहा है। तो पीचर प्लांट क्या होता है, घटपर्णी होता है। घटपर्णी होता है, याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, घटपर्णी एक ऐसा पौधा होता है जिसका पत्ता जो होगा वो घड़ा जैसा होगा और उसके घड़ा के ऊपर बंद करने वाला एक कली भी होता है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, पीचर प्लांट का नेचर ये है कि इसमें यदि कोई कीट वगैरह अंदर जाता है तो जैसे ही कीट अंदर जाएगा तो जो घड़ा जो होता है वो बंद हो जाता है और जो कीट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो चूस लिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक एंजाइम होता है और वो नाइट्रोजन को चूस लेता है। अर्थात वो पीचर प्लांट नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीट का भक्षण करता है, इसलिए उसे कीटहारी पादप कहा जाता है। तो पूछेगा कीट से क्या मिलता है, तो नाइट्रोजन मिलता है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऑलरेडी उसके अंदर जो पाचक एंजाइम है वो नाइट्रोजन को चूस लेता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, कीटहारी पादप, पीचर प्लांट। उत्तर क्या हो जाएगा, घटपर्णी। उत्तर क्या हो जाएगा, घटपर्णी। इसका अंग्रेजी क्या होगा, पीचर प्लांट। 405 का आंसर हो जाएगा बी। 405 का आंसर क्या होगा, बी, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा हुआ है, ध्यान में रखना है। इससे क्या होता है, पौधा को पोषण मिलता है, पौधा को न्यूट्रिटिव एलिमेंट मिल जाता है। कहां से, कीट से। कीट किसका स्रोत है, नाइट्रोजन का। जैसे ही कीट उसके अंदर जाता है तो उसके अंदर एंजाइम एक होता है, वो आसानी से उसको सोख लेता है, कीट के नाइट्रोजन को, और सोखने के बाद सीधे खोल दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 405 का उत्तर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। 405 का उत्तर हो जाएगा बी, ध्यान में रखिएगा। 406, 406 कहता है निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है। मतलब कह रहा है कौन एक ऐसा सर्प है जो छोटे छोटे सांपों को खा जाता है, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम नागराज है, याद रखना है। क्या नाम है, नागराज। लंबा कितना, 10 मीटर लंबा, याद रखिएगा। और ये अपना शिकार जानते हैं क्या करता है, 300 फीट की दूरी से ही शिकार कर लेता है। 300 फीट की दूरी से ऑलरेडी शिकार कर लेता है और अपना पेट भर लेता है। नागराज की जगह अजगर भी हो सकता है सर? एकदम होगा, याद रखना है। उसी को विष्णु वाहन बोला जाता है, वासुकी बोला जाता है और नागराज बोला जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नागराज। 406 का डी हो जाएगा। अगला सवाल 407। अगला सवाल हमारे पास 407 है, याद रखना है। 407 क्वेश्चन नंबर 407 कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें फीमेल
आफ्टर सेक्स रिलेशन मेल को मार देती है। जो फीमेल है वो अपना सेक्सुअल डिजायर पूरा करके ऑलरेडी मेल को मार देती है। वो कौन होता है? ब्याज पतंग होता है, मधुमक्खी होता है, मकड़ी होता है, गर्द को मित्र वाइपर होता है। याद रखिएगा, ये मकड़ी होता है। मकड़ा और मकड़ी याद रखिएगा। तो मकड़ा क्या होता है? कमजोर होता है, कमजोर नर मकड़ा है। उसको सेक्स रिलेशन बनाने के बाद वो मकड़ा को मार देता है, ये मकड़ी, याद रखिएगा। अब मारकर उसी को खा जाती है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप, क्योंकि आफ्टर सेक्स रिलेशन वो मकड़ा कमजोर हो जाता है और इस कारण से उसको आसानी से वो शिकार बना लेता है। लेकिन याद रखिएगा, कुछ मकड़ा मजबूत होता है, वो बच जाता है। कहा जाता है कि बॉडी में आफ्टर सेक्स रिलेशन मेल पर्सन जो होता है उसका ग्रे मैटर का ह्रास होता है। ह्यूमन बीइंग में भी ऐसा देखा जाता है कि यदि किसी मेल पर्सन को सेक्सुअल डिजायर पर उसका कंट्रोल नहीं होता है और उसकी पूर्ति में अपने को बर्बाद और तबाह करता है, उससे क्या होता है? उसका जो मेंटल पोजीशन है, उसका ग्रे मैटर है, वो कम जाता है। और कमेगा तो क्या होगा? उसकी स्मृति क्षय हो जाएगी, उसका चिंतन शैली विकृत हो जाएगा, रेशनल माइंड वो नहीं रहेगा, डिसीजन बढ़िया नहीं ले सकता है। इसीलिए कहा जाता है विवाह के पहले क्या? ब्रह्मचर्य पालन का। इसी के पीछे यही रीजन है कि उसका जो ग्रे मैटर हो काफी मजबूत हो। उससे क्या होगा? उसका जो संतान होगा वो काफी मजबूत होगा, प्रतिभाशाली होगा। ये मकड़ा क्या है? एक तो कमजोर होता है, आफ्टर सेक्स रिलेशन और वो कमजोर हो जाता है। मकड़ी आसानी से उसको मारकर खा जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 407 का सी। और ऐसे भी आप मेल विंग में आप देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मेल पर्सन, जो छीट टाइप का होता है। इसके पीछे क्या कारण है? कारण यही है कि उसके अंदर जो सीमेंस है उसकी मात्रा बहुत कम है, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। इस कारण से बहुत सारी बीमारी का वो शिकार रह सकता है। प्रतिभा का अभाव उसके अंदर होगा, मेमोरी लॉस होगा, अंडरस्टैंडिंग पावर कम होगा, रेशनल माइंड नहीं होगा, एनालिटिकल पावर नहीं होगा। वो अपराधी किस्म का हो जाएगा। वो बहुत जल्दी किसी चीजों से एडिक्ट हो जाएगा। ये सारे लक्षण देखे जाते हैं, साइकोलॉजी में ये सब पढ़ना है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि सेक्सुअल रिलेशन का प्रभाव मेल पर क्या होता है। तो मकड़ी पर ऑलरेडी उदाहरण स्पष्ट है, याद रखिएगा। उत्तर हो गया 407 का सी। नेक्स्ट पॉइंट 408, क्वेश्चन नंबर 408। 408 कहता है कि मानव शरीर में पुंछ, पुंछ का मतलब क्या? अपेंडिक्स। मानव शरीर में अपेंडिक्स एक पार्ट होता है, याद रखिएगा। कहता है कि कौन सी संरचना से संलग्न होता है, मतलब किस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर और आमाशय। इसका उत्तर कौन बताएगा? आज हमने क्लास में बताया था, जल्दी से बताओ।
लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सूरज कुमार। आज हमने आपको फिगर बनाकर बताया था, फिगर दिखाकर हमने बताया है कि हमारे बॉडी में छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है। तो आप देखिएगा, आप देखेंगे, आप देखेंगे आप देखेंगे कि ये देखिए, या तो यही बड़ी याद का आकार है, याद रखिएगा, और यही से छोटी याद का कनेक्शन होता है यहां पर। लेकिन ये जो भाग है, ये भाग, ये भाग हल्का सा निकला होता है यहां पर, हल्का सा पतला सा, इसी का नाम अपेंडिक्स है। इसका नाम क्या है जी? अपेंडिक्स। ये अवशेषी अंग है, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट है जिसका कोई काम नहीं होता है। सऊदी अरब में इसको पहले ही निकाल दिया जाता है जन्म के समय, लेकिन इंडिया में क्या होता है, छोड़ दिया जाता है। किसी किसी में होता क्या, ये बड़ा हो जाता है। ये क्या होता है? बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है तो इसको ये दर्द करता है। इसी को क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस। इसको फटने का डर होता है, इसलिए फटना नहीं चाहिए, इसको ऑपरेट करके निकलवा लेना चाहिए। इसी को अपेंडिक्स बोला जाता है, इसी को हिंदी में पुंछ बोला जाता है, याद रखिएगा। क्या बोला जाता है? पुंछ, याद रखेंगे। क्या बोला जाएगा? पुंछ, या ध्यान में रखना है। तो क्लियर हो गया। इसका संबंध किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से, याद रखेंगे। कौन सा इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन, यह ध्यान में रखना है। चलिए, और नेक्स्ट सवाल 409 कहता है, पीचर प्लांट के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? पहला स्टेम, दूसरा लीफ, और तीसरा स्टिपुल, और चौथा पेटियोल। तो देखिए, अभी हमने बताया कि पत्ता कैसा हो जाता है? घड़ानुमा। घड़ा आपने देखा होगा, सुराही, तो सुराही टाइप का हो जाता है पत्ता। किसका? पीचर प्लांट का। तो कह रहा है कि सुराही किसका भाग है? स्टेम है कि स्टिपुल है कि पेटियोल है और कि लीफ है? ये सभी का पिक्चर मैं भेज दूंगा आप लोग को कि ये स्टेम क्या होता है, पेटियोल क्या होता है, लीफ क्या होता है। ये सारी चीज को आप देखेंगे। याद रखना है कि जो घड़ानुमा आकृति है पीचर प्लांट में, उसका डेवलपमेंट लीफ से होता है, स्टेम से नहीं होता है। क्या होता है? लीफ से, याद रखेंगे। जो पेटल में नोड होता है उसी को स्टिपुल बोला जाता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा पीचर प्लांट में जो घड़ा का जो विकास होता है, जिसमें कीट फंसकर अपना जान दे देता है और पौधों का पोषण करता है, वो घड़ा किस चीज का बना होता है? पत्ता का बना होता है, लीफ का बना होता है, याद रखेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी। इसे ध्यान में रखिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? बी। उत्तर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 410। 410 कहता है, मानव शरीर में क्षुद्रांत। क्षुद्रांत का मतलब क्या? छोटी आंत। मानव शरीर में छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। उसकी लंबाई कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? मतलब अधिक से कम बताओ। तो कौन बताएगा? आज ही हमने बताया। सबसे लंबा कौन है जी? बोलो। सबसे लंबा लंबा कौन है? इलियम। 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 बहुत बढ़िया, सबसे लंबा इलियम है। उसके बाद कौन? जेजुनम। ज्यूजेनम। हाँ, उसके बाद ज्यूजेनम, और उसके बाद ड्यूडेनम। बहुत बढ़िया। देखिए, इलियम जो होता है,
इलियम जो पार्ट है, या देखो ये कनेक्टेड आमाशय से होता है और यही इलियम पार्ट है। ये क्या है? ड्यूडेनम। ये क्या है? ड्यूडेनम। और ये क्या है? ज्यूजेनम। और यहां पर ये जो पार्ट है इसी को बोला जाता है इलियम, जिसका संबंध बड़ी आंत से होता है, याद रखिएगा। जबकि ड्यूडेनम का संबंध आमाशय से होता है, याद रखिएगा, आमाशय से होता है, स्टोमक से होता है, ध्यान में रखिएगा। पूछेगा कि छोटी आंत का कौन सा पार्ट जो होता है वो स्मॉल क्या स्टोमक से जुड़ा होता है? तो ड्यूडेनम। जबकि बड़ी आंत से, देखो ये बड़ी आंत हो गया, जबकि बड़ी आंत से कौन जुड़ा होता है? तो इलियम। इलियम कितना? 3 मीटर। और ज्यूजेनम कितना? 2.5 मीटर। और ड्यूडेनम कितना? 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। तो सबसे छोटा कौन? ड्यूडेनम। सबसे बड़ा लंबा कौन? तो इलियम। और बीच वाला कौन? ज्यूजेनम, याद रखेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट है किसका? ये पार्ट है हमारा आंत का, याद रखना, इंटेस्टाइन का, ध्यान में रखेंगे। अब ड्यूडेनम क्या करता है? ये ड्यूडेनम जो है ऑलरेडी यहां पर पीत रस, ड्यूडेनम में क्या होगा? वाइल जूस और पैनक्रियाज जूस यहीं आकर मिलता है, याद रखिएगा। ड्यूडेनम में, छोटी आंत में, ध्यान में, आगे क्वेश्चन आएगा, छोटी आंत में मिलता है, याद रखना है। बाइल जूस और पैनक्रियाज जूस ये दोनों कहां मिलेगा? ड्यूडेनम में, छोटी आंत में, याद रखेंगे। और ऑलरेडी यही भोजन को पचाता है। यही जूस क्या करता है? भोजन को तोड़ता है, पचाता है, याद रखना है। फैट को तोड़ेगा, पचाएगा। और छोटी आंत का जो दीवार होता है, इस दीवार से निकलने वाले एंजाइम क्या करेगा? भोजन को तोड़ेगा और उसके बाद पाचन क्रिया करता है, याद रखना है। तो कहां करेगा? ड्यूडेनम में, ध्यान में रखिएगा। ज्यूजेनम क्या करता है? समझिए इसको। ज्यूजेनम यहां पर, ये ज्यूजेनम क्या करेगा? ये 2.5 मीटर का होगा। इसमें विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और पानी, विटामिन, मिनरल्स, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन और पानी का अवशोषण होगा, याद रखना है। क्या होगा? ये सारा चीज आपके ब्लड में जाएगा और यही से आपको पोषण मिलता है, याद रखिएगा। यदि आंत आपकी ठीक है तब आप हेल्दी हैं। आवाज खराब है तो कतनहू खाइएगा तो शरीर में नहीं लगेगा, याद रखना है। तो इस आंत को, इंटेस्टाइन को बढ़िया रखना है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इलियम हमारा ये भाग है। इलियम क्या है? ये भाग है। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। ये क्या करता है? विटामिन B12 का एकदम शोषण करेगा, याद रखना है, अवशोषण करेगा। और जो अवशोषित नहीं हुआ है ज्यूजेनम में, वो कहां अवशोषित होगा? इलियम में। और ये सारे हमारा ब्लड में जाता है। वीली नामक होता है, क्या? वीली, विलाई जिसको बोलते हैं, वीली। वीली नामक क्या होता है? अंगुली जैसा एक आकार होता है और वहीं से पोषक तत्वों का शोषण होता है, पानी का अवशोषण होता है और ये सारा ब्लड में जाकर हमें पोषण प्रदान करता है, याद रखिएगा। यदि ये गड़बड़ याद रहेगा तो हम इंडोक्राइन डिजीज का शिकार हो जाएंगे। इंडोक्राइन डिजीज का मतलब हो गया, क्या हो गया? इंडोक्राइन डिजीज का मतलब हो गया कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। हमारा हार्मोन क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। हम कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, याद रखना है। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि इलियम सबसे बड़ा है, उसके बाद ज्यूजेनम है और उसके बाद ड्यूडेनम है।
ठीक है, चलिए बताइए ड्यूडेनम का संबंध किस पार्ट से है, बोलो। ड्यूडेनम का संबंध किस पार्ट से है, कौन बताएगा। छोटी आंत का ड्यूडेनम भाग का संबंध किस पार्ट से बॉडी का। जल्दी बताओ। और स्टमक। हाँ, बहुत बढ़िया, स्टमक, श्वेता कुमारी बिल्कुल सही। और इलियम का संबंध किस पार्ट से। बड़ी आंत से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये लार्ज इंटेस्टाइन से है, याद रखेंगे। बायोलॉजी तुम जबरदस्त पढ़ी है अभी, हमको पता है। चलो, तो इस प्रकार से ऑलरेडी दोनों इसका आंसर सही हो गया, ठीक है। और ये यूपीएससी का क्वेश्चन 2007 का है, याद रखिएगा। चलो, तो इस प्रकार उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलो, 410 का डी याद रखना है। अब आप कहिएगा छोटी आंत क्या है। छोटी आंत आमाशय और बड़ी आंत के बीच का एक भाग है। छोटी आंत आमाशय और बड़ी आंत के बीच का भाग है, जिसकी लंबाई 6 मीटर है। कितना है, 6 मीटर। और यहीं पर पाचन पूरा होता है। पाचन तो शुरू हो जाता मुख से, याद रखिएगा। पाचन कहां से शुरू होता है, मुख से। लेकिन ऑलरेडी पाचन पूरा कहां होता है, याद रखिएगा, छोटी आंत में। श्वांगीकरण, अवशोषीकरण प्रोसेस कहां होगा, ये सारा छोटी आंत में होगा, याद रखिएगा। और जितना बढ़िया अवशोषीकरण होगा और स्वांगीकरण प्रोसेस होगा, आपका बॉडी हेल्दी नजर आएगा, आपका सेल वेल डेवलप होगा, याद रखिएगा। सेल पूरा विकसित होगा आपका। जो खाएंगे आपके शरीर को लगेगा। ये कब होता है, जब आपकी आंत स्वस्थ हो, इंटेस्टाइन आपका हेल्दी हो। इंटेस्टाइन हेल्दी रखना है तो भोजन थोड़ा सुधार लीजिए। अपने भोजन में डेली खीरा और पपीता को शामिल कर रखना है। यदि खीरा और पपीता शामिल रखते हैं तो इंटेस्टाइन संबंधित आपकी बीमारी कभी नहीं होगी, याद रखना है। और आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो एक खीरा और 100 से 200 ग्राम पपीता डेली खाना चाहिए। गलती से भी खाना चाहिए, लेकिन खाना चाहिए। इससे हमारा जो इंटेस्टाइन होता है बड़ा हेल्दी होता है। चलो, और जो आप पानी पीते हो उससे बॉडी का पानी की पूर्ति नहीं होती है, याद रखना है। बॉडी में पानी का पूर्ति दो ही करेगा बढ़िया से, एक तो खीरा करेगा और दूसरा खरबूजा तरबूजा करेगा, याद रखना है। तो सीजनल फ्रूट खाइए, बड़ा सस्ता होता है सीजनल फ्रूट। उससे क्या होता है, हमारा हेल्थ बढ़ता है, हम स्वस्थ रहते हैं। और स्वस्थ रहेंगे तो ब्रेन में बढ़िया ऑक्सीजन सप्लाई होगा, ब्लड सप्लाई होगा, हम बढ़िया चिंतन करेंगे, हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। लेकिन यहां पर इन सारे छोटे छोटी चीजों को बचत करेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाता है। एक बीमारी हुआ कि टोटल खीरा और पपीता वाला पैसा लग जाएगा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, याद रखेंगे। तो हमें प्रिवेंट करना है, इलाज नहीं, बचाव कराना है। चलो, तो ये क्लियर हो गया आपका 410। अगला सवाल 411। 411 कहता है, 411 नंबर कहता है, क्या कहता है, 411 कहता है कि मानव शरीर में हार्मोन में कौन सा ब्लड कैल्शियम फास्फोरस को कंट्रोल करता है। क्या बात है। देखिए, आपके ब्लड में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, और कैल्शियम और फास्फोरस को जो रेगुलेट करेगा वो पीटीएच करेगा। कौन, पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन, याद रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ध्यान में रखिएगा, सॉरी, हमारा पैराथायराइड ग्लैंड, याद रखिएगा, पैराथायराइड ग्लैंड, इसे ध्यान में रखेंगे।
इससे क्या होता है, इससे हमारा कैल्शियम और फास्फोरस का पाचन बढ़िया होता है। लेकिन यदि विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण कम होगा और आपको बीमारी, हड्डी से संबंधित बीमारी जबरदस्त होगी, याद रखना है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी हमारा पैराथायराइड हार्मोन, ग्लैंड्स और किडनी, किडनी जो है, ये दोनों मिलकर हमारा शरीर में कैल्शियम फास्फोरस को कंट्रोल करता है। कौन कौन? पैराथायराइड ग्लैंड्स, किडनी और विटामिन डी। यदि तीनों हमारा ठीक रहा तभी कैल्शियम फास्फोरस हमारा बॉडी में बैलेंस रहेगा, तो हमको हड्डी संबंधित बीमारी नहीं होगा। आज देखिए युवा लोगों को ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, पैराथायराइड हार्मोन प्रॉब्लम है, विटामिन डी की कमी है या किडनी प्रॉब्लम है। और ये सारा प्रॉब्लम होगा तो कैल्शियम फास्फोरस आपके बॉडी में इंबैलेंस होगा। नवजात शिशु में कितना होना चाहिए कैल्शियम फास्फोरस? 0.5%। बड़े लोगों में कम से कम 1% होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हड्डी जो है 85% फास्फोरस तो हड्डी में ही होता है, याद रखिएगा। जो बोन है, ध्यान में रखेंगे। कहेंगे आपकी फास्फोरस की क्या आवश्यकता है बॉडी में? तो है जरूरत अम्ल और क्षार, एसिड और बेस को बैलेंस करने के लिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए, टिश्यू का डेवलपमेंट के लिए बॉडी में फास्फोरस होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। हड्डी के निर्माण में कैल्शियम की भूमिका 1.5 गुना तो फास्फोरस की भूमिका 1 गुना होता है, याद रखिएगा। इसका रेशियो 1.6:1 है, याद रखिएगा। इस प्रकार से कैल्शियम फास्फोरस को बॉडी में बैलेंस कीजिए। आप जब तक जिएंगे हड्डी से संबंधित बीमारी नहीं होगी, और यदि इसको आप बैलेंस नहीं करेंगे तो एक उम्र के पड़ाव के बाद इसे झेलना होगा और चलना भी मुश्किल होगा। तो हमारी दोनों की भूमिका जबरदस्त है और इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हमारा हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन, याद रखेंगे, पीटीएच। ये कहाँ होता है? ये गर्दन में होता है। देखिएगा ऊपरी भाग सरसों जैसा, पीला सरसों जैसी इसकी आकृति होती है, याद रखना है। ब्लड में यदि कैल्शियम का स्तर बढ़ जाएगा या इम्बैलेंस हो जाएगा तो हड्डी संबंधित बीमारी हो जाएगी। इसलिए इसको बैलेंस करना है। और पैराथायराइड हार्मोन हमारा ग्लैंड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स पर यदि हमारा कुछ ठीक नहीं रहेगा तो इंडोक्राइन संबंधित डिजीज होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 412। 412 कहता है अधिकांश कीट, इंसेक्ट श्वसन कैसे करते हैं? तो जो कीट होगा, इंसेक्ट होगा, वो श्वसन कैसे करता है? ट्रैकियल सिस्टम से करता है। एक वायु नली होती है, उसी से वो श्वास लेता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अब कह रहा है इसमें स्किन, तो स्किन से सांस कौन लेता है? मेढक लेगा। स्किन से सांस लेता है कौन? मेढक। और क्या कौन लेगा? कछुआ। केचुआ और मेढक दोनों स्किन से सांस लेता है, याद रखिएगा। गिल से सांस कौन लेगा? मछली लेता है। मछली सांस लेगा कौन? किससे? गिल से, गलफड़ा से। फेफड़ा से सांस कौन लेगा? मानव फेफड़ा से सांस लेता है, याद रखेंगे। मनुष्य स्तनधारी प्राणी,
पक्षी हो गया, रेप्टाइल हो गया, ये सारे किससे सांस लेते हैं? लंग से सांस लेते हैं। मछली गलफड़ा से सांस लेता है, जबकि मेढक और केचुआ दोनों जो है आपको स्किन से सांस लेता है। याद रखिएगा, सांस जरूरी है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंसिंग बॉडी में होना चाहिए। ऑक्सीजन जाएगा, CO2 बाहर आएगा। इससे क्या होता है? हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बढ़िया होता है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का मतलब सेल को जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है और टॉक्सिक पदार्थ को बाहर कर रहा है। और यदि आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ठीक है तो आप हेल्दी हैं। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस गड़बड़ है तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। याद रखिएगा, खाएंगे तो नहीं लगेगा, सेल आपका डेवलप नहीं होगा। कहेंगे कितना वो खाते हैं, शरीर को लगता काहे नहीं लगता? इसलिए नहीं कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ठीक नहीं है। उसको ऑक्सीजन, सेल को ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा है, CO2 वहां से बाहर नहीं निकल रहा है, स्वांगीकरण सही से नहीं हो रहा है। चलो, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा डी। 412 का उत्तर हो जाएगा डी। 413 क्या कहता है? मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब में निषेचित फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइज करता है? यानी कहता है कि महिला के किस भाग में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा? निषेचन क्रिया। याद रखना है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन क्रिया। यह ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, ये है हमारा तो ये फेलोपियन ट्यूब है। याद रखना है, ये क्या है? उभम अंडाशय। ये क्या? अंडाशय। याद रखिएगा। अब क्या है कि स्पर्म यहां से गया तो यहां से क्या निकला? ऑलरेडी एग। तो स्पर्म और ओवम ऑलरेडी दोनों का जो फर्टिलाइजेशन निषेचन प्रोसेस होगा वो कहां होगा? फेलोपियन ट्यूब में होगा। कहां होगा? फेलोपियन ट्यूब में। ये फेलोपियन ट्यूब है, याद रखना है। किसी महिलाओं को आप देखेंगे बच्चा नहीं हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? प्रॉब्लम यही है, ये फेलोपियन ट्यूब जो है कभी कभी बंद रहता है। याद रखिएगा, तो जाइगोट डेवलप नहीं होता है। स्पर्म और ओवम मिलता है तो क्या? जाइगोट डेवलप होता है, और यही बाद में गर्भाशय में ये बच्चा डेवलप होता है, यूटेरस में ये बच्चा डेवलप होता है। याद रखना है। तो ये प्रोसेस कहाँ होगा? ये प्रोसेस फेलोपियन ट्यूब में होगा। अब फेलोपियन ट्यूब गड़बड़ रहेगा तो बांझपन की शिकार हो जाती है। याद रखना है, ध्यान में रखेंगे। इसी को यूटेरिन ट्यूब बोला जाता है। यूटेरिन ट्यूब याद रखना है। फेलोपियन ट्यूब को यूटेरिन ट्यूब बोला जाता है या ओविडक्ट बोला जाता है। याद रखेंगे, ये 10 से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। कितना? 10 से 14 सेंटीमीटर। याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है? सर्विक्स होता है। सर्विक्स पूछेगा, सर्विक्स क्या है? ग्रीवा। याद रखना है, सर्विक्स क्या है? ऑलरेडी यूटेरस का निचला हिस्सा को क्या बोलते हैं? सर्विक्स। गर्भाशय के निचला हिस्सा को क्या बोलेंगे? सर्विक्स। याद रखिएगा। जबकि ऊपर के हिस्से को क्या बोला जाता है? फंडस। प्रश्न पूछा गया है, यूटेरस का ऊपर हिस्सा क्या? फंडस। नीचे क्या? सर्विक्स। और सर्विक्स जो होता है हमारा यूटेरस का ऑलरेडी लोअर पार्ट होता है, जिसका संबंध वजाइना से होता है। याद रखेंगे, जहां से स्पर्म कनेक्टेड होता है और एग का ऑलरेडी कहां मिलन होता है? तो ये मिलन होता है कहां? फेलोपियन ट्यूब में, और यहीं पर निषेचन प्रोसेस होता है। याद रखिएगा।
तो डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि बताओ कि महिलाओं में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में होगा, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। इसी को हम ऑलरेडी ओविडक्ट बोलते हैं, इसी को हम यूटेरिन ट्यूब बोलेंगे। सर्विक्स क्या होता है? गर्भाशय का निचला पार्ट होता है, यानी सी और ए दोनों एक है, याद रखिएगा। और गर्भाशय के ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं, याद रखेंगे। फंडस बोलेंगे, ये ध्यान में रखना है। चलो, तो इस प्रकार से जायगोट डेवलप कब होता है? जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होता है, उसके बाद ये डेवलपमेंट होता है। कहाँ? फेलोपियन ट्यूब में। और यही डेवलपमेंट के बाद वो यूटेरस में चला जाता है, गर्भाशय में, और वहीं पर बच्चा का विकास होता है, याद रखिएगा। इस प्रकार से ये उत्तर क्या हो गया? बी। 413 का उत्तर होगा बी, याद रखिएगा। 413 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ध्यान में रखिएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 414। 414 कहता है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक निगरण और उल्टी का, है ना, मतलब निगरण मतलब क्या? चक्कर और उल्टी का कंट्रोल। कभी कभी देखिएगा कि चक्कर आता है और वोमिटिंग हो जाता है, तो आखिर ये कंट्रोल कौन कर रहा है बॉडी में? ये कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। कौन करेगा? मेडुला ऑब्लोंगाटा, याद रखिएगा। जब मेडुला ऑब्लोंगाटा सक्रिय होता है तो वैसा मांसपेशी जो बॉडी में उल्टी के लिए जिम्मेदार हो उसको सक्रिय कर देता है। जब सक्रिय कर देता है तो वोमिटिंग हो जाता है। इसलिए वोमिटिंग सेंटर इन बॉडी किसको बोला जाता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा को, याद रखिएगा। ये ब्रेन का पिछला भाग होता है, याद रखिएगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। और ऑलरेडी आपका लार हो गया, सलाइवा हो गया, पाचन तंत्र हो गया, उल्टी हो गया, छींकते हैं आप, खांसते हैं, ये सारी चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये सारी चीजों को कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगाटा कर रहा है, याद रखना है। मेडुला ऑब्लोंगाटा बॉडी का, ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और ब्रेन में हमारा कई एक पार्ट है। पार्ट हमारा ऑलरेडी सेरिब्रम है, सेरिब्रल है, सेरिबेलम होता है और पूंस होता है। जो सारा दिया हुआ है, देखो, सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, मेडुला ऑब्लोंगाटा है, पूंस है। पूंस का क्या काम है? जैसे आपके आंख से आंसू निकलना, भोजन चबाने के लिए प्रेरित करना, पलक झपकना, आपका दृष्टि को केंद्रित करना पढ़ाई पर, ये सारा काम कौन करेगा? ये पॉन्स करता है, याद रखिएगा। बॉडी में संतुलन पॉन्स बनाता है। सुनने की शक्ति पॉन्स से निर्धारित होती है। सेरिबेलम को क्या बोला जाता है? सेरिबेलम को स्मॉल ब्रेन बोला जाता है। और याद रखना है, और सेरिब्रम मतलब प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है ब्रेन का। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन? प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, याद रखिएगा। इसमें मैं बताया ग्रे मैटर होता है और व्हाइट मैटर होता है, और ये कमना नहीं चाहिए। ये क्या करेगा? कुछ आप सुन रहे हैं तो सुनकर प्रोसेस करेगा, उसके बाद व्याख्या करेगा, व्याख्या करने की शक्ति आपको प्रदान करेगा। ये सारा कहां हो रहा है? सेरिब्रम में हो रहा है। ग्रे मैटर इज द लिक्विड पार्ट इन योर ब्रेन, और एक्सटर्नल पार्ट है, याद रखिएगा। जो आप बोल रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, जो चिंतन कर रहे हैं, जो तर्क कर रहे हैं, ये सारा काम कौन कर रहा है? तो ये सेरिब्रम कर रहा है, याद रखिएगा। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्वम बिहेवियर, आपका भावना, सीखने का क्षमता, दृष्टि, श्रवण शक्ति,
ये सारा कौन आपको कंट्रोल कर रहा है? तो आपका माइंड का वह पार्ट जो सबसे बड़ा है उसका नाम सेरिब्रम है, याद रखना है। जबकि सेरेबेलम क्या होता है? ये छोटा पार्ट होता है, स्मॉल ब्रेन होता है, याद रखना है। तो इस प्रकार से आपका इसका उत्तर हो जाएगा मेडला ऑम्लोगाटा। इसे ध्यान में रखिएगा, क्या होगा? मेडला ऑम्लोगाटा हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। चलो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति लीवर का कार्य है? लीवर क्या करता है? लाइपेज, यूरिया, म्यूकस और HCl, याद रखना है। पीत का निर्माण कहां होगा? लीवर में होगा। और ऑलरेडी इसके माध्यम से हमारा पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूरिया जो है ऑलरेडी कंट्रोल कौन करता है? उत्पत्ति कौन करता है? तो लीवर करता है। LFT टेस्ट में हम क्या करते हैं? लीवर फंक्शन टेस्ट में हमारा पता चल जाता है कि हमारा यूरिन में यूरिया की मात्रा कितनी है। यदि ज्यादा होगा तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा लीवर गड़बड़ है, तो पता चल जाता है। तो यूरिया क्या है? विषाक्त पदार्थ, बैलेंसिंग पोजीशन में होना चाहिए। और इस पर निगरानी किसका होता है? लीवर का। उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 416, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सा एक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है? याद रखना है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। कहां से निकलता है? पैनक्रियाज से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। टाइलिन क्या है? ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये लार ग्रंथि से निकलता है। माल्टोज और डेक्सटेज के रूप में निकलता है, याद रखिएगा। पेप्सिन क्या है? आमाशय में निकलता है, ध्यान में रखेंगे। ये गैस्ट्रिन क्या करता है? ये गैस्ट्रिक एसिड का निर्माण करता है, ध्यान में रखना है। और ऑलरेडी ये ग्रहणी द्वारा मुक्त होता है। तो इस प्रकार से उत्तर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी गैस्ट्रिन, याद रखेंगे। ये ड्यूरेनम द्वारा मुक्त होता है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका उत्तर हो गया बी। नेक्स्ट, उस वाहिका का नाम क्या है जो आमाशय तथा छोटी आंत से लीवर में पोषक युक्त रक्त देती है? तो ये कौन देगा? ये ऑलरेडी आपको कौन देगा? यकृति प्रवेश द्वार वेन देगा। यकृति प्रवेश द्वार वेन क्या करता है? हार्ट से लीवर में आसानी से ऑक्सीजन को ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट 418, 418 कहता है कि मानव शरीर में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पीत वाहिनी यानी वाइल डक्ट आमाशय में अपनी अंतर वस्तुएं मोचित करती है। वाइल डक्ट जो है अपना वाइल आमाशय में नहीं करती है, ये छोटी आंत में करती है। पीत जो निकल रहा है लीवर से, पित्ताशय में जमा हो रहा है, तो उसको कहां छोड़ा जाता है? छोटी आंत में छोड़ा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला गलत हो गया। दूसरा, अग्नाशय, पैनक्रियाज, पैनक्रिएटिक
ड्यूडेनम में अपना अंतर वस्तु मोचित करता है, बिल्कुल सही बात है। पैंक्रियाटिक जूस जो होता है, पैंक्रियाज से निकला हुआ इंजाइम जो होता है, वो कहां जाकर छोड़ता है? तो छोटी आंत में, और वहां पर भोजन को पचाता है। तो दूसरा सही, पहला गलत। यदि अमाशय के जगह पर छोटी आंत होता तो वो भी सही हो जाता, लेकिन अमाशय है, ये गलत हो गया। पहला गलत, दूसरा सही, उत्तर हो जाएगा बी। 419, सेलुलोज छितर रोग शीशा बनाने का प्रयोग किया जाता। जो भी शेल्टर प्रूफ ग्लास होती है उसे छितर रोग शीशा कहा जाता है। ये क्या होता है? लेमिनेटेड ग्लास होता है, मतलब छितराएगा नहीं। आप देखिएगा, 4 व्हीलर आपके पास है तो आप देखिएगे शीशा टूटेगा अगला तो छितराएगा नहीं, बल्कि चकना चूर होकर एक ही जगह रह जाएगा। क्यों? क्योंकि लेमिनेटेड ग्लास होता है, वो टूटने पर बिखरता नहीं है, याद रखना है। आपका जीवन भी लेमिनेटेड लाइफ होना चाहिए। किसी घटना से यदि आप टूट जाते हैं तो बिखरिए मत, घटना आता रहेगा जाता रहेगा, आपको बिखरना नहीं है। जीवन में अनुकूलता आएगी और जीवन संभल जाएगा, तो टूटना नहीं है। तो ऑलरेडी पहला हमारा क्या है? पहला सही है। दूसरा, पॉलीसैकेराइड वाटर में विलयशील नहीं है। पॉलीसैकेराइड जो ऑलरेडी वाटर में विलयशील नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये जल में घुलनशील नहीं होता, याद रखिएगा। तो ऑलरेडी ग्रुप ऑफ एक प्रकार से ये सैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड, और ये घुलनशील जल में होता नहीं है, ये भी सही बात है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए और दो दोनों सही है, लेकिन दोनों दो फैक्ट है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑलरेडी ए। अगला पॉइंट कहता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मोनिंगोकॉक्सी मस्तिष्क आवरण सूत्र का संचरण मच्छर काटने से होता है। बमन और ग्रीवा पीड़ा मेनिंगोकॉक्सी मस्तिष्क ज्वर के लक्षणों है, याद रखना है। इसको क्या बोलता है? इसको बोलता है मस्तिष्क ज्वर। इसमें क्या होता है कि ऐसा बुखार जिसमें माथा फटता है, ब्रेन फटता है, और ऐसा लगता है कि पूरे माइंड को जकड़ लिया। कहा जाता है ये जो है बीमारी मच्छर काटने से होता है। तो ये मच्छर काटने से नहीं होता है, याद रखना है, ये वायरल डिजीज है। इसमें क्या होता है? मेनिंजाइटिस। इसमें ब्रेन में सूजन हो जाता है, ब्लड फ्लो कम जाता है, संक्रमण हो जाता है, और पीड़ा जबरदस्त होता है। इसमें वोमिटिंग भी होती है, याद रखना है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा, याद रखेंगे। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौष्टिक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? देखिए, चावल में कैल्शियम नहीं होता है, रागी में कैल्शियम होगा, अंडा में होगा, मलाई उतारा दूध में कैल्शियम होगा, डेयरी उत्पाद में होगा, हरी सब्जी में होगा, पत्तेदार सब्जी में होगा, ये सारा में होगा, फलिया में होगा, लेकिन चावल में कैल्शियम नहीं होता है, याद रखेंगे। ये कार्ब्स का स्रोत है। तो उत्तर हो जाएगा सर रागी किसे कहते हैं? रागी रागी हो गया मड़ुआ। मड़ुआ ऑलरेडी जितिया में क्या बनता है? किस चीज का रोटी बनता है? मड़ुआ का। मड़ुआ का आटा होता है सर। वही रागी है, याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट। और ये बिहार स्पेशल में जब आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे तो ऑलरेडी आपको बताया गया था कि उत्तर बिहार में जो मिट्टी पाई जाती है दरभंगा साइड में, ऑलरेडी वो मड़ुआ के लिए काफी अनुकूल है। यस सर। हाँ, बलसुंदरी मिट्टी, याद रखिएगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट, तो बहुत बढ़िया है, इसको खाना चाहिए। मड़ुआ का रोटी, थोड़ा घी ले लीजिए और थोड़ा लाल मिर्च ले लीजिए पकाकर, मजा आएगा। चलो, तो ये क्लियर हो गया। 422 कहता है अमीबा विभंजन द्वारा जनन एलिजा टेस्ट किसी व्यक्ति को कैंसर रोग होने के लिए जांच के प्रथम और सर्वाधिक प्राथमिक परीक्षण के रूप में प्रयोग लाया जाता है। गलत बात हो गया। एलिजा टेस्ट होता है एड्स के लिए, याद रखिएगा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट होता है। एलिजा टेस्ट होता है एड्स बीमारियों को पता लगाने के लिए, ना कि कैंसर पता लगाने के लिए। तो ये गलत हो गया। दूसरा, लगभग 50% व्यक्ति का RH होता है जबकि शेष व्यक्ति का RH होता है। नो। RH फैक्टर क्या है? RH एक प्रोटीन है जो ब्लड के सेल पर पाया जाता है। जिसमें पाया जाता है वो RH पॉजिटिव है, जिसमें नहीं पाया जाता RH नेगेटिव है। तो 85% व्यक्ति RH पॉजिटिव है, याद रखना है। 15% व्यक्ति जो है RH नेगेटिव है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो ये भी गलत हो गया। इसका उत्तर होगा न 423। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, मतलब बाइनरी फिजन के द्वारा अमीबा जनन करेगा, बिल्कुल जनन करेगा। और सभी एककोशिकीय जीव अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। जितने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अलैंगिक, याद रखना है। तो ये भी सही है हमारा। तो पहला दूसरा दोनों सही है, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। उत्तर हो जाएगा ए। लेकिन जनन की क्रिया दे रहा है तो स्पष्टीकरण करेगा। इस प्रकार उत्तर ये हो जाएगा, याद रखिए। चलो 424, डायबिटीज वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। बिल्कुल लगेगा। प्यास इससे लगेगा क्योंकि यूरिन इसको ज्यादा मात्रा में निकलता है, जल्दी जल्दी। तो यूरिन जल्दी जल्दी मात्रा में निकलेगा। वेसोप्रेसिन जो होता है उसका इम्बैलेंस होता है। और वेसोप्रिन क्या होता है? वेसोप्रेसिन इम्बैलेंस होने के कारण किडनी से पानी अधिक निकलता है। क्या होगा? प्यास अधिक लगेगा। तो डायबिटीज वाले अतिशय श्राव से ग्रस्त होते हैं, अतिशय श्राव से ग्रस्त होते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। वेसोप्रेसिन के अतिशय श्राव से ग्रस्त होते हैं, बिल्कुल। वेसोप्रेसिन का रिलीज ज्यादा होता है। वेसोप्रेसिन क्या है? एक ऐसा रसायन जो ऑलरेडी हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, याद रखिएगा। ब्रेन से रिलीज होता है, इसका कंट्रोल ब्रेन से होता है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी ये इम्बैलेंस होने के कारण यदि डायबिटीज हो जाएगी, डायबिटीज होगा तो क्या होगा? उसका पैनक्रियाज का जो बीटा सेल है उसका लैंगरहैंस डीप है, वहां से उसका इंसुलिन हार्मोन जो रिलीज होता है वो इम्बैलेंस रहता है। और इसका संबंध डायरेक्ट वेसोप्रेसिन से है, याद रखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 425 लास्ट क्वेश्चन। हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यही तो गलत बात है। अरे यार, सभी प्रोटीन का पाचन हमारा छोटी आंत के साथ साथ आमाशय में भी होता है, लेकिन केवल छोटी आंत बोल रहा है, यही गलत है। स्टोमच में पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को छोटी आंत में छोड़ा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ट्रिप्सिन है वो। ट्रिप्सिन क्या करेगा? पैनक्रियाज से निकलेगा और छोटी आंत में जाकर प्रोटीन को पचाएगा। तो दूसरा सही है, ये गलत है। इस प्रकार से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके बायोलॉजी के लिए वरदान साबित होगा। और कमिश्नर वेस्ट जो क्वेश्चन होगा उससे आसानी से आप बना सकते हैं। और इसको बार बार सुनेंगे। इसका हम ऑलरेडी वीडियो आप लोगों को भेज देंगे।
और बहुत सारे चीज क्लियर हो जाएगा। तो आज की सभा यही समाप्त होती है। किन्हीं को कुछ कहना है? यस सर। डिस्कशन कितना बेनिफिशियल है आपके लिए? बहुत बेनिफिशियल है सर। कैसे क्योंकि बेनिफिशियल है? बहुत सर, क्योंकि बहुत लोगों का ये सब सब्जेक्ट नहीं होता है, फिर भी हम लोग को पढ़ने का चांस मिल रहा है, वो भी इतना डिटेल के साथ। ये बहुत मतलब एक क्वेश्चन से मतलब बहुत सारा नॉलेज प्राप्त हो रहा है। चलिए, आनंद राज, व्हाट्स योर व्यू अबाउट दिस डिस्कशन? सर बहुत बढ़िया है सर। जिसका 10th 12th मतलब 12th और ये ग्रेजुएशन बायोलॉजी में नहीं था, वो भी इससे अच्छा क्वेश्चन क्रैक कर सकता है एग्जाम सब सर। चलिए, सपना कुमारी, प्रिया कुमारी, यस सर। व्हाट्स योर व्यू? आपका क्या विचार है इस डिस्कशन को लेकर? प्रिया कुमारी, सर बायोलॉजी समझ में नहीं आता था, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं तो आ रहा है सर। चलो श्वेता कुमारी, व्हाट्स योर व्यू अबाउट द डिस्कशन? सर ये बहुत बेनिफिशियल है एग्जाम के पर्पज से भी, और अपने मतलब निजी लाइफ को भी देखा जाए तो उससे भी बहुत सारे चीज हम लोग को इससे जानकारी मिल रहा है। जो हम लोग नहीं जानते थे वो भी आप पूरे डिटेल में बता रहे हैं। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इस डिस्कशन से आपका। ये बहुत बड़ी तो ये बात बहुत है। एग्जाम के ये पर्पज ये, से बहुत बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंफॉर्मेशन के साथ लाइफ संबंधित नॉलेज हमें मिल रहा है। और ज्ञान का मकसद है कि हमें सफल जीवन जीना है, ज्ञानवान जीवन जीना है ना? यस। चलो, पीस इन, यस सर। हाँ पीस सर इन, आप हाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों बता देते हैं तो उससे और बेनिफिट हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। और पीस इन माइंड और स्टेबिलिटी इन नॉलेज और फ्रीडम फ्रॉम फियर क्रिएट्स योर पर्सनालिटी इन ऑल डायरेक्शंस। दैट्स ऑल। जय हिंद, लेट इट बी नाउ। थैंक यू सर।